Hello everyone. So this is our lecture for the Factories Act 1948 and this is our lecture number 3rd. Okay. So we'll start with chapter 3 today. Chapter 3 deals with what? Health. Chapter 3 किस चीज से डील करता है? हेल्थ से रिलेटेड चीज, हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर 3 में दिया गया है। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट में जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, वो कहाँ पे दिया गया? चैप्टर 3 में दिया गया है। एंड चैप्टर 3 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शन? सेक्शन 11 से 20, 11 to 20 sections. It is under chapter 3. Okay. In the last class we have studied chapter 2. Okay. चैप्टर 2 हमने किया था और 10 सेक्शन तक हमने किया था, सेक्शन 10 तक हमने किया, उससे आगे हम आज करेंगे. विल प्रोसीड फर्दर फ्रॉम सेक्शन 11 to 20. One more thing regarding this chapter is this chapter's sections are important. Sections are important from examination perspective. But one good thing about this chapter is there are very less thing to remember as a provisions. Provisions में बहुत कम कुछ है इसमें कि आपको याद करना पड़े. यहाँ पे आपको क्या है, सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस बहुत ही, दे आर सिंपल इन नेचर, दे आर वेरी वेरी सिंपल एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, दे आर वेरी सिंपल. सो यू कैन रिमेंबर ईजिली. आप अच्छी तरीके से इसको याद रख सकते हो. बस यहाँ पे ध्यान देना कि सेक्शंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर स्पेशली. So let's start the class. So the first section of this today's lecture is section 11. Section 11 किसके बारे में बात करता है? It talks about cleanliness, साफ सफाई के बारे में बात करता है. तो एग्जामिनेशन में आज हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कुछ, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन एग्जामिनेशन. ओके, कुछ क्वेश्चंस भी हम सैम्पल क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आप जो है यू बिकम फैमिलियर विद द types of question asked in the examination. Getting my point? So section 11 talks about cleanliness. Okay, so let's see the provisions. They are very very basic, you can study yourself, but I will read it once. एक बार मैं पढ़ देता हूँ. सेक्शन 11 बात करता है क्लीनिनेस, साफ सफाई के ऊपर, कि एवरी फैक्ट्री मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट, रिफ्यूज एंड वेस्ट मटेरियल्स. फैक्ट्री जो भी है क्लीन होना चाहिए, डर्ट से फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी साफ सफाई रेगुलर तरीके से करना चाहिए. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 11. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्यूमुलेटेड डर्ट एंड फिल्थ शुड बी रिमूव्ड डेली फ्रॉम फ्लोर्स एंड वर्क रूम्स. वर्क रूम्स काइंड ऑफ वेयर वर्क is taking place, or you can say place of work. What? Place of work, which include offices and the premises, everything. Fine. So क्या कहता है ये, कि अगर डर्ट जमा हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो उसको डेली बेसिस पे साफ सफाई करनी होगी आपको. ठीक है. फ्लोर शुड बी क्लीन विथ डिसइंफेक्टेंट एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब साफ सफाई कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, और डिसइंफेक्टेंट का भी आपको इस्तेमाल करना होगा वहां पे साफ सफाई के लिए. वॉल्स, सीलिंग, डोर्स एंड विंडो शुड बी पेंटेड और वाइट वॉश्ड पीरियोडिकली. आपको जो दीवारें हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पे पेंट भी करना पड़ेगा. दीज ऑल आर गिवन अंडर सेक्शन 11. एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड. सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दीज थिंग्स, क्या क्या चीजें हैं. दे विल सिंपली आस्क यू कि सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट व्हाट. तो आपका आंसर होना चाहिए क्लीनिनेस, या फिर ऐसे पूछेंगे क्लीनिनेस जो है फैक्ट्रीज एक्ट में कहाँ पे दिया गया है, तो यू शुड आंसर कि सेक्शन 11 में दिया गया है. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स. ओके, बेसिकली इफ एफ्लुएंट्स आर नथिंग बट अ लिक्विड वेस्ट. जो गंदगी लिक्विड के फॉर्म में होती है, मतलब गीली अवस्था में होती है, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट. ओके, तो उसको डिस्पोजल कैसे करना है, उसको आपको बाहर कैसे करना है, निकालना है फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज है तो देर आर पीपल वर्किंग आउट देर आर चांसेस कि देर विल बी डर्ट जनरेटेड, देर विल वेस्ट जनरेटेड एज अ आउट प्रोडक्ट. सो हाउ दोज वेस्ट एंड एफ्लुएंट शुड बी रिमूव्ड.
दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 12। वो उसको आप डिस्पोज कैसे करो, उसको बाहर कैसे निकालोगे, वो सेक्शन 12 में बात किया गया है। तो इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस। ओके, तो आपको एक होता है इफेक्टिव अरेंजमेंट्स आपको करना पड़ेगा ताकि यू कैन रिमूव ऑल द डिस्पोजल्स ऑफ द वेस्ट एंड एफ्लुएंस। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट में सेट रूल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डिस्पोजल मेथड्स टू बी अडॉप्टेड। गेटिंग माई पॉइंट? Waste disposal should comply with the environmental and public health standards. So these are very very basic things, just I am reading just so that you can, ऐसा आपको ना लगे कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, जस्ट ये बेसिक है। सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन में जो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आई विल हाईलाइट दैट। सेक्शन 13 becomes important because it has been asked in examination. So it talks about ventilation and temperature control. ओके, सेक्शन 13 क्या बात करता है? वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ पे लोग काम करते हैं, वर्कर्स, और टेम्परेचर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो द फैक्ट्री शुड प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन थ्रू नेचुरल और मैकेनिकल मीन्स। इधर इट हैज़ टू बी नेचुरल, दैट इट शुड बी इन अ कंडीशन दैट प्रॉपर एयर इज कमिंग, प्रॉपर एयर इज गोइंग आउट। ओके, और इट शुड बी मैकेनिकल। इफ देर इज नॉन नेचुरल फैसिलिटी like factories in a closed campus, then you should provide mechanical means. Okay, so like what, you can use exhausters, you can use exhausters लगा के आप उसको सही कर सकते हो। तो बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट कंफर्टेबल लेवल फॉर वर्कर्स। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी वेरी हाई, it should be at comfortable level, it should be maintained. The use of insulating materials. What does insulating material means? Insulating materials का मतलब क्या होता है? Which balance the heat. Okay, if there are more heats in particular premises or the factories, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या काम करता है कि उस हीट को कम करता है आपके बॉडी के अंदर आने से। ठीक है, तो वर्कर्स यूज दिस इंसुलेटिंग मटेरियल्स so that it can maintain the temperature, it can balance the temperature, or other measures may be required in hot conditions. So here sections are important provisions, तो आप समझ ही गए हो। Now section 14 is talking about dust and fume control. Okay, fume का मतलब क्या होता है? धुआं होता है हिंदी वालों के लिए। Okay, fume is a kind of fog और धुआं। Okay, and dust is like you know that dust का होता है गंदगी, kind of anything. तो फैक्ट्रीज वेयर डस्ट फ्यूम्स और गैसेस आर जनरेटेड मस्ट अडॉप्ट प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए उनके पास टू रिमूव हार्मफुल एयर कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स का मतलब गंदगी जो हार्मफुल है, जो नुकसानदायक है, उसको आपको रिमूव करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम को लगाना पड़ेगा। इफ नेसेसरी वर्कर शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्टिव गियर। इफ सम ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग इन हजार्डस कंडीशंस, तो दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्टिव गियर, मतलब उनके ड्रेसेस होते हैं जिनकी वजह से उनमें डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथ कह सकते हो इसको, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और क्लॉथ्स। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सेक्शन 15 इज इंपॉर्टेंट हियर। सेक्शन 15 इज इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमिडिफिकेशन। It is related to humidity. It means the presence of moisture in the air or the atmosphere. So humidity किसको बोलते हैं? Like suppose we are like living in a particular condition. So there are certain humidity in our surroundings, मतलब the presence of the air moisture present in our surrounding, that is called humidity. If it is more water droplets are present in the atmosphere, it means it is more humid in nature, and if it is less, then it is less in humidity. Okay, so in factories generally what happens, according to the works or the sometimes what happens, machines are working, काफ़ी मशीनें चल रही होती है तो उसकी वजह से हीट काफ़ी जनरेट होता है। तो there are
chances that they use artificial humidification. It means they put extra humidity, means they pour water into the atmosphere or the premises where the workers are working or the machines are working, so the temperature is balanced. So whenever there is a artificial humidification, is we are spraying water over there to increase the humidity, so this is talking about in this regard. So this is given under section 15. Okay, if artificial humidification is used in textile, because in textile mills or factories the artificial humidification is sprayed because to maintain the texture of the clothes etc. सो ह्यूमिडिफिकेशन वहाँ पे किया जाता है, पानी का स्प्रे किया जाता है ताकि टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहे, कोई इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा ना हो. तो इट शुड कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड हाइजेनिक स्टैंडर्ड. उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके हिसाब से आपको करना होगा. ओके, द स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेट व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर, व्हाट काइंड ऑफ वाटर यू शुड यूज वाइल आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इज ऑल्सो गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि किस प्रकार का पानी आप स्प्रे करोगे ह्यूमिड करने के लिए कंडीशंस को. इट हैज़ टू बी प्योर वाटर. ठीक है, इम्प्योर करोगे तो उससे क्या होगा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो दैट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है. द मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. वाटर ट्रीटमेंट जैसे पानी इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए क्या होगा, वाटर ट्रीटमेंट जो होता है प्लांट्स का इस्तेमाल आप करोगे जहाँ पे पानी को शुद्ध किया जाता है उसको ह्यूमिड बनाने के लिए. गेटिंग माई पॉइंट. So these all things you should not remember, not important, but the thing is that you should remember is the artificial humidification is given under section 15. Getting my point? Now section 16 talks about overcrowding. बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, overcrowding मतलब भीड़ बड़ा नहीं होना चाहिए. So the factory should have sufficient space. The factory should have sufficient, उनके पास एक sufficient space होना चाहिए जहाँ पे वर्कर्स काम कर पाए इजिली विदाउट ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो. तो एक स्पेस दिया गया, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हेयर नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट, द मिनिमम क्यूबिक स्पेस पर वर्कर शुड बी हाउ मच, 14.2 cubic meters in factories built before 1948. If any factory is built before 1948, then what should be the space for per worker? It should be 14.2. And the factories which are made or built after 1948, that has to be 9.9 cubic meter. Okay, so ये आपको याद रखना, this thing you have to remember because it is very important. ये भी और sections भी. Section 16 talks about overcrowding. If overcrowding exists, the chief inspector of factories can order corrective measures. And in case still there is overcrowding, then who will responsible, who will regulate it? The chief inspector of the factory. Now section 17 talks about lightings. Lights वगैरह होने चाहिए जहाँ पे काम कर रहे हैं workers. Okay, the factories must provide adequate lightings, either natural or artificial. Either if it is open premises, then of course sunlights are there, so that is natural light. Or if the premises are closed where natural lights are not possible, then you can use artificial lights. There should be no glare or harsh reflections. ठीक है, ग्लेयर नहीं होना चाहिए मतलब चमकना नहीं चाहिए, जैसे कि इट शुड बी प्रोटेक्टेड, इट शुड प्रोटेक्ट आवर आईज. द लाइट शुड नॉट एज सच कि आपके आंखों को हार्म कर जाए. ओके, एंड इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टिव वेरी हार्श रिफ्लेक्शंस, सो दैट if there is harsh reflections, though what happens, it can injure our eyes or the workers eyes. Okay, so this should also be maintained. The proper lighting should be maintained in dangerous areas to prevent accidents. जहाँ पे ज़्यादा chances हैं accidents होने के, वहाँ पे proper lighting होनी चाहिए. Okay, which is given under section 17. Now, section 18 is very important. Why it is important? I'll just tell you in a second. So section 18 talks about drinking water. Section 18 किसके बारे में बात करता है? Drinking water के, पानी पीने के लिए जो पानी चाहिए होता है फैक्ट्रीज में, उसके बारे में कहाँ दिया गया? सेक्शन 18 में दिया गया. तो फैक्ट्री शुड प्रोवाइड सफिशिएंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट कन्वीनियंट लोकेशंस. ओके, इफ द प्रीमाइसेस आर बिगर, जो एरिया फैक्ट्रीज का अगर बड़ा है तो मल्टीपल जगह पे आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना होगा. यू हैव टू प्रोवाइड मल्टीपल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एट कन्वीनियंट लोकेशंस.
ओके, क्लियरली मार्क्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, बिकॉज पीपल शुड नो कि कहाँ पीने का पानी है। ओके, located away from toilets and washing areas. It should not be very close to toilets and washing areas because this can infect the water or the drinking water. Okay, तो it should be जो है दूर होना चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, पास में नहीं होना चाहिए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन जो, ये प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट्रीज विथ मोर देन 250 वर्कर्स, जिस भी फैक्ट्रीज में 250 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, कूल ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी होना चाहिए इन समर्स। कब पे, गर्मियों में क्या होना चाहिए, कूल ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ठंडे पानी की सुविधा आपको वहां पे मिलनी चाहिए। कहां पे, जहां पे 250 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो 250 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, मतलब टॉयलेट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है। Every factory should have sufficient latrines and urinals. Sufficient मतलब it depends on the number of people working there. ठीक है, maintain in sanitary condition. Sanitary मतलब in a hygienic condition. In a hygienic condition मतलब साफ सुथरे तरीके से उसको मेंटेन करके रखना है आपको। Separate facilities should be provided for male and female. ठीक है, टॉयलेट should be separate for male and female workers. In factories with more than 250 workers, again here 250 से ज्यादा वर्कर्स अगर हैं, तो देयर शुड बी कनेक्टेड टू सीवेज सिस्टम। व्हाट इज सीवेज सिस्टम? बेसिकली इट इज अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो व्हाट इज सीवेज सिस्टम? आई एम राइटिंग हियर, इट इज अ काइंड ऑफ underground pipe facility that removes waste, ठीक है, that can be liquid waste or solid waste depending on the human waste also. So this is सीवेज सिस्टम। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज में, जैसे लेट्रिन से, यूरिनल्स वगैरह से जो वेस्ट निकलते हैं, कहाँ से, तो प्रॉपर उसके लिए सीवेज सिस्टम होना चाहिए, एक पाइप सिस्टम होना चाहिए अंडरग्राउंड, और उसको कहीं पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको ड्रॉप भी करना है। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ सिस्टम, ये बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए टू हैव एन इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। कहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए? जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वेयर मोर देन 250 वर्कर्स आर वर्किंग, सो देयर मस्ट बी सीवेज सिस्टम इंस्टॉल्ड। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट स्पिटोन्स। व्हाट इज स्पिटोन्स? स्पिट मीन्स इट इज रिलेटेड विद स्पिट। स्पिट का मतलब होता है थूकना। ओके, टू स्पिट, डोंट स्पिट हेयर इन देयर, जैसे बोलते हैं यहाँ वहाँ मत थूके, तो दैट इज स्पिटॉन्स। तो सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट स्पिटॉन्स। सो स्पिटॉन्स इज व्हाट? अ काइंड ऑफ प्लेस बोल सकते हो, अ प्लेस और एरिया, और कह सकते हो अ काइंड ऑफ डस्टबिन कह सकते हो, नॉट इन स्पेसिफिक डस्टबिन बट where the people can spit. Okay, it is a particular area or space where people can spit. You cannot spit here and there. जैसे प्रीमाइसेस में आप कहीं इधर उधर थूक नहीं सकते हो ना, so there has to be a place to maintain that proper spitting is taking place. मतलब वर्कर्स जो है एक पर्टिकुलर जगह पे स्पिट थूकना अगर उनको है, कुछ करना है, तो वहां पे कर सकते हैं। सो एवरी फैक्ट्री शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पिटॉन्स। स्पिटॉन जैसे हम डस्ट में, जैसे कूड़ा कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में, तो उसी तरीके स्पिट कहाँ करेंगे, तो स्पिटॉन्स में। जस्ट लाइक डस्टबिन इज फॉर द डस्ट थिंग, वेस्ट मटेरियल, उसी तरीके से फॉर स्पिटिंग देयर इज ए स्पिटॉन्स। ओके, तो उनको सफिशिएंट स्पिटॉन्स प्रोवाइड कराना होता है फैक्ट्रीज में। वर्कर्स शुड यूज दिस इंस्टेड ऑफ स्पिटिंग ऑन प्रीमाइसेस, इधर उधर नहीं आप स्पिट कर सकते हो। द मैनेजमेंट शुड कीप स्पिटॉन्स क्लीन एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स रिगार्डिंग देयर यूसेज। जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर साइड से होते हैं, उनको स्पिटॉन्स को क्या है, क्लीन रखना पड़ता है ताकि वो क्लीन रहे। ओके, अ फाइन मे बी इम्पोज्ड फॉर वायलेटिंग स्पिटिंग रूल्स। तो अगर आप इधर उधर थूक देते हो प्रीमाइसेस में, तो देयर कैन बी फाइन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फाइन दे आर रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
So we will see some of the questions from a section point of view. Chapter 3 we have finished. Chapter 3 section 11 to 20 we have finished. So there are only 2-3 sections which are important that I have highlighted. जो कुछ जिनको मैंने हाईलाइट किया है, जो प्रोविजन है जैसे 250 वाला, वो आपको पढ़ना है. बाकी यू कैन जस्ट रीड इट. नाउ वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. आई हैव इंक्लूडेड फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डाले हैं. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड पर वर्कर इन फैक्ट्री बिल्ट आफ्टर व्हाट 1948. 1948 के बाद जो फैक्ट्रीज बनी है उनमें मिनिमम स्पेस कितना चाहिए पर वर्कर के लिए, तो दैट हैज टू बी 9.9 क्यूबिक मीटर्स. गेटिंग, हमने भी देखा ये. सी, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय सर्टिफाइंग सर्जन्स. तो ये हमने कल किया था. वी हैव dealt with this certifying surgeon under section 10 of this act. So section 10 of the act what talks about certifying surgeons. So certifying surgeons कहाँ पे दिया गया? section 10 में दिया गया है. sections पे ही आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में. they can also ask you the sections, but the question is according to the factories what is the main purpose. मेडिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं सर्टिफाइंग सर्जन, उनका मेन फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है. Let's see the options. To check if workers have criminal records, no. To determine health status of worker exposed to hazardous condition, तो ये हो सकता है, ये यही सही है. To verify workers family ground, no. Monitor wage, ये नहीं होगा. तो option B is the correct answer. So they can ask you from sections and they can also ask you with the provisions. Okay. So under section 9, which of the following powers are not granted an inspector to an inspector under Factories Act? So section 8 talks about what? Inspectors. Definition of inspector. Definitions and appointments. Section 9 talks about what? Powers of inspectors. ये हमने कल के क्लास में किया था. We have already discussed it. Power of inspectors. So and this is from previous year question. Previous year में आपसे section पूछा गया था. They have asked you section, but here I have just reframed the question and I am asking the provisions. Okay, so you have to also remember the sections. Okay, and section 10 talks about certifying surgeons. Okay, so sections are very very important. So what is question? तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? Not granted. कौन से powers जो है नहीं है. So enter any factory premises at any time. तो ये तो है, they can enter any time. Seize and remove dangerous machinery, ये भी है. Order the construction of new factory building, ये नहीं होगा. मतलब according to the option is correct. मतलब इंस्पेक्टर के पास ये पावर नहीं होता है कि वो दूसरे फैक्ट्री बनाने दे. इंस्पेक्टर does not have that power that they allow to make a different factory. They all are different altogether, different thing. Okay, अलग फैक्ट्री बनाना अलग प्रोसीजर है. फैक्ट्रीज बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें की जाएंगी वो इंस्पेक्टर के हाथ में पावर है. तो option C is correct. Now under section 7 of the Factories Act 1948, who is responsible for sending a written notice to chief inspector before starting new factory? तो ये हमने किया है, कौन सा होगा? occupier of the factory. ये section 7 में दिया गया है, notice by the occupier. As per section 7A, the primary duty of occupier regarding health and safety includes what? Appointing factory manager, no. Ensuring health, safety and welfare of the all workers. So this is the correct. Okay, so these were the few questions. इसी प्रकार के questions आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. Okay, not in very detail, just section and some of the provisions. That's it. तो आज के लिए इतना ही. Thank you and have a nice day.